और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां लाजिबल अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला किया है। मिलिटेंटों ने यह हमला किया है। एक पुलिस एहलकार इस हमले में जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां लाजिबल अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने यह हमला किया है और इस हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, लाजिबल अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों के इस हमले में पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार मुस्तैद हैं और उन्होंने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर यूपी बीजेपी के लीडर अमित मालवीय और उनके हामियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ मामले में थाना कौशांबी में 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय किसान यूनियन के अरकान पर तोड़फोड़ और मारपीट का इल्जाम है। वहीं किसानों ने बीजेपी लीडरों के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। हमारे नुमाइंदा रोहित ने अमित वाल्मीकि से बातचीत की। इनके काफिले पर हमला हुआ था, हम इनसे ही जानते हैं। अमित जी, क्या घटनाक्रम रहा था कल? जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ राकेश जी के जो लोग हैं वो काले झंडे दिखाने का काम कर रहे थे। लाठी चलाए, डंडे चलाए, तलवारें निकाली, अवैध हथियारों से उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। तो वहाँ से मैं जान बचा करके भागा हूँ। अमित जी, सवाल जानना चाहते हैं, किसानों की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मंच पर कब्जा करना चाहते थे, हुड़दंग मचा रहे थे। इस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, वो झूठ बोलते हैं। हम बहुत दूर थे उनके मन से। और दूसरी बात ये कि उन्होंने 29 तारीख को ही ये प्लान तैयार कर लिया था। यशवंत सिन्हा जी और अन्य नेता राकेश टिकैत जी के साथ में बैठे हैं और वो देश में बवाल मचाने की योजना भी, मैं एक चैनल पे बोल रहा था तो राकेश टिकैत जी वो डिबेट छोड़ करके केवल ये सुनते ही भाग खड़े हुए कि 29 तारीख की सूचना इनको पता लग गई है और इन्होंने पूरा प्लान तरीके से ही घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो उन्होंने तलवार सीधे सीधे चलानी शुरू की तो उस समय मैं बच गया, वरना वो सीधे मुझको तलवार घुसाने की उनकी योजना थी। और लाठी डंडे तो इस कदर चलाए हैं कि भाई यहाँ से कोई जीवित बच करके जाना नहीं चाहिए। अमित जी, आखिरी सवाल, क्या रणनीति रहने वाली है? आपका एक बयान आया था कि वाल्मीकि समाज देश भर में प्रदर्शन करेगा, उसको लेकर क्या रणनीति? वाल्मीकि समाज इस घटना से आहत है, अपमानित महसूस कर रहा है और राकेश जी को वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से, संपूर्ण दलित समाज से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सम्मान दिया है, मुझे लगता है कि वो उनको पच नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सीधे सीधे कांग्रेस के प्रोपेगेंडा पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोकसभा के वो प्रत्याशी रहे हैं। वो सारी फंडिंग कांग्रेस के माध्यम से और अन्य दलों के माध्यम से उनको हो रही है। तो मुझे लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद थे अमित वाल्मीकि, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राकेश टिकैत को वाल्मीकि समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसमें मुकदमा तो दर्ज हो गया है अज्ञात के खिलाफ। देखते आने वाले समय में ये कितना तूल पकड़ता है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गाजियाबाद। तो वहीं गाजियाबाद लोनी सरहदी इलाके में बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में असल मुलजिम प्रवेश गुज्जर और उसके साथी कल्लू गुज्जर पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया है। पुलिस ने बताया कि माजी में भी इनके खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इनके जरिए बहुत सी हरकतें की गई हैं जो माहौल को खराब करती हैं। इस वाक़े को अंजाम देकर इसने माशरे में माहौल खराब करने की कोशिश की है। इसके पेश नज़र इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मुस्तकबिल में मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस के द्वारा प्रवेश गुजर एवं कल्लू गुजर के विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। प्रवेश गुजर एवं कल्लू गुजर दोनों ही बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में अभियुक्त हैं। इसके अलावा पूर्व में भी इनके द्वारा कई आपराधिक कृत्य किए गए हैं जिनसे कि माहौल खराब होता है और इस कारण से इन दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और भी कठोर कार्रवाई इन दोनों के विरुद्ध आगे भविष्य। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022 में आम लोगों की सरकार बनने जा रही है क्योंकि योगी हुकूमत हर महाज पे नाकाम है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के अंदरूनी इंतशार और खिलफिशार की शिकार है। अखिलेश यादव के साथ
ये खास बातचीत देखिए। तो अखिलेश यादव हैं, हजारों की संख्या में लोगों ने बधाई दी है। सर एक सवाल है, नए साल में क्या हम लोग किस तरह का परिवर्तन देखेंगे 2022 में? 2022 में उत्तर प्रदेश में जनता सरकार बनाने जा रही है। और सर एक सवाल और कि केशव मौर्य कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी तरह का सवाल कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह से इस पूरे मामले पर चुप है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 का जो इलेक्शन था, कई सारे मुख्यमंत्री को अप्रोच में लाया गया था, दिखाया गया था, फिर आखिर में दूसरी चीजें हो गई, अब क्या लगता है कि इन दो नेताओं ने जिस तरह से रुख अपनाया है, इसको लेकर के क्या आपका रुख रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर की रणनीति क्या है, लेकिन ये जो दूसरों के घरों में झगड़ा कराते हैं, आज इनके घरों में झगड़ा हो गया है। और ये क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए जानबूझ करके झगड़ा दिखा रहे हैं। अंदर इनकी दोस्ती है, एक दूसरे के साथ हैं, केवल मुद्दे पर बहस ना हो जाए इसलिए झगड़ा दिखा रहे हैं। इसीलिए लगातार समीक्षाएं हो रही हैं, कभी दिल्ली में समीक्षा हो रही है, कभी लखनऊ में समीक्षा हो रही है। आखिरकार इस बात की समीक्षा कब होगी जो वादे जनता को किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और तब जब दिल्ली में भी उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, कम से कम इन्हें बताना चाहिए कि किसानों की आय कब दोगुनी हो जाएगी, जो नौजवान हैं उन्हें नौकरी रोजगार कब मिल जाएगा, जो कोविड के बाद अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, कम से कम अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए थे, जो आयोजन हुए थे, वो इन्वेस्टमेंट कब आएगा, माँ गंगा की सफाई कब हो जाएगी, हमारे किसान जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सस्ती बिजली हो, उन्हें कब मिल जाएगी, और जो अस्पताल थे, ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार की देन है कि इतने अच्छे अस्पताल बने थे जिसकी वजह से इलाज हो पाया कोविड के समय पर। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी बड़े ख्याल से आपने देखा, चुनाव के जो सिनेरियो रहा उसको भी देखा, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी लड़ाई है, उसमें IT सेल से लेकर तमाम लोग शामिल हैं। आपका क्या रुख होगा और क्या रोड मैप रहेगा इलेक्शन को लेकर? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता से ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने दुख दर्द तकलीफ झेली है कोविड के समय पर। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके परिवार के जानने या परिचित की जान न गई हो, और जो इंतजाम करने थे सरकार असफल रही। नौकरी के सवाल पर इन पर सवाल खड़े, इसलिए जनता इन्हें हटाना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता से बड़ा कोई नहीं है। 2022 का जो इलेक्शन है, बिला शक शुबा उनके सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन 2022 का चुनाव वो जरूर जीतेंगे। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में सरकारी नौकरियों में भर्ती के बावजूद उम्मीदवारों को अभी तक ज्वाइनिंग न दिए जाने और नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 10 रोजा एहतजाजी पैदल मार्च का आगाज किया है। इलाहाबाद में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने तारीखी कंपनी बाग से पैदल यात्रा की शुरुआत की। यह पैदल यात्रा इलाहाबाद से शुरू होकर लखनऊ में इख्तिताम पजीर होगी। पैदल यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई और बदनवानी के खिलाफ आवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। पैदल यात्रा में आम आदमी पार्टी से वाबस्ता सैकड़ों तलबा और नौजवान शिरकत कर रहे हैं। मार्च की क़यादत करने वाले संजय सिंह का कहना है कि योगी हुकूमत के खिलाफ लखनऊ में नौजवानों का यह सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा। ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ है। आदित्यनाथ जी ने नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उनके सारे वादे झूठे साबित हुए। 14 भर्तियां उत्तर प्रदेश में निकाली गईं, लाखों नौजवानों ने फॉर्म भरा, उनका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। वो चाहे ASI का मामला हो, वो चाहे SI का मामला हो, दरोगा भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, ये तमाम मुद्दे को लेके ये पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के बाद दूध की कीमतों में इजाफे ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। खासतौर से निचले और मुतवस्सित तबके के लोगों को महंगाई ने बेहाल कर दिया है। इलाहाबाद में तवील लॉकडाउन के बाद गर्चे दुकानें और बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए हैं, तहाँ माशी बदहाली के चलते बाजारों में सन्नाटा छाया है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि महंगाई और माशी बहरान की वजह से आम लोगों की कुव्वत खरीद में जबरदस्त कमी आई है। वहीं आम लोगों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इनका कहना है कि बेलगाम महंगाई यूपी के असेंबली चुनाव में एक बड़ा इशू बनने जा रही है।
तरफ तो कोरोना महामारी, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ जो है पेट्रोल का बढ़ता हुआ दाम और आंख मूंदे है मोदी सरकार। जिस तरीके से जमीन के स्तर पर जो छोटा दुकानदार है वो पूरी तरीके से चरमरा गया, खत्म हो गया। अब जिस तरीके से पूरे एक्सपर्ट की यानी पूरे जो सर्वे आ रहा है उसमें सर्वे में ये आ रहा है कि अब तो छात्र भी आत्महत्या करने लगे, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं लोगों के पास खाने के लिए। इतनी बुरी हालात हो गई है, इतने बुरे हालात हो गए कि आज से आज़ादी से 70 साल 75 साल जो हो रहे हैं उसमें इतने बुरे हालात नहीं हुए थे जो इस समय इस सरकार ने आम जनता के लिए कर दिया। गरीब से जो सबसे मिडिल क्लास के नीचे जो रहता उसके लिए इतने बुरे हालात कर दिए कि वो अब खाए कि अपने बच्चों को पढ़ाए कि अब बचाए कि उनकी शादी ब्याह करे। किसी हालत में उनको बचाने का कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो करे क्या। महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो रसोई गैस हो और चाहे वो कड़वा तेल हो, इस पर अंकुश लगाएं। क्योंकि आज हमारा देश इतना खोखला होता जा रहा है, कारोबार चल नहीं रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है तो उसमें कुछ दुकानें खुल नहीं पाती, रोजगार चल नहीं पा रहा है, ना कोई दुकानदार बढ़ पा रहा आगे। तो इस हालत में सरकार ने अभी देखिए हाउस टैक्स बढ़ गया, वाटर टैक्स बढ़ गया, बिजली बिल बढ़ के आ रहा है। तो जब बताइए आदमी कमाएगा नहीं तो दे कहाँ से। तो महंगाई जो बढ़ी हुई है, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे सरकार को सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करना चाहिए। क्योंकि जो महंगाई बढ़ती है वो ट्रांसपोर्टेशन से बढ़ती है। जितना भी सामान आते हैं सब ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। अगर ये पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे तो महंगाई अपने नियंत्रण में आ जाएगी। जिस तरीके से आज बाजार एकदम चरमरा गया है, लोग बैठे हुए हैं, दुकानों पर बोनी नहीं हो रही है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। कि हमारी ईरानी जी ने एक कांग्रेस की सरकार में एक समस्या बताई थी, गैस का सिलेंडर लेकर के रोड के ऊपर उतर आई थी और ये वादा किया था आम जनता से भारतीय जनता पार्टी ने कि महंगाई हम किसी तरह से आने ही नहीं देंगे। वो वादा कहाँ गया भारतीय जनता पार्टी का? आने वाले वक्त में अगर इन्होंने महंगाई कम नहीं किया तो 6 महीने के बाद स्टेट गवर्नमेंट यूपी का चुनाव है, इसका असर आम जनता इनको जरूर दिखेगा। कोरोना वबा से कहर से बचने की कोशिश में जहां लॉकडाउन ने इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार को धीमा कर दिया, वहीं अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों से महंगाई की मार ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू गैस और रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया, दूध और खाने के तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से आवाम परेशान है। पिछले कई महीनों में जितनी भी कॉमन मैन की, मिडिल मैन की या गरीब आदमी की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के दाम बढ़े। आज मैं प्राइस इंडेक्स देख कर के आया हूँ। कॉपर का दाम दुगना हुआ है, स्टील का दाम दुगना हुआ है, वेजिटेबल्स के दाम बढ़े हैं। 2 रुपये अमूल पर बढ़ा दिए, आज मदर डेयरी वाले बढ़ाने वाले हैं। मामूली आदमी के इस्तेमाल की हर चीज़ों के दाम बढ़े हैं। लेकिन किसान जब न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगता है तब बड़ी दिक्कत होती है। किसान को अपने प्रोड्यूस। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में कांग्रेस खवातीन ने आज कानपुर में एक अनोखा मुजाहरा किया। खवातीन कांग्रेस कमेटी के बैनर तले होने वाले मुजाहरे में खवातीन घंटी बजाकर एहतजाज कर रही थीं। इस दौरान कांग्रेस खवातीन कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार किया। खवातीन रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई से खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। अगर महंगाई पर जल्द काबू न पाया गया तो ये तहरीक मजीद तेज हो जाएगी। योगी मोदी सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि रसोई की मार हम लोग नहीं सहेंगे, ये महिलाएं नहीं सहेंगी। ये देश है कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान देश में सरसों हमारे देश में होता है और सरसों के बावजूद भी हमारा तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है। और ये हम लोगों की बहुत ही निंदनीय बात है कि इस देश में जो चीज़ हो रही है, पैदावार हो रही है, वही चीज़ 200 रुपया, यानी कि पेट्रोल 100 रुपया है और सरसों का तेल 200 रुपया हो गया। इतनी महंगाई बोर्ड के माध्यम से जवाब देंगे और जनता देगी। मैं क्या, कोई कांग्रेसी नहीं, आम जनता त्राही त्राही मचा। जेडीयू के चीफ जनरल सेक्रेटरी और कौमी तर्जुमान केसी त्यागी का कहना है कि अगले साल होने वाले यूपी असेंबली इंतखाबात में जेडीयू हिस्सा लेगी। मेरठ के मदरसा इमदादुल इस्लाम के मोहतमी मौलाना शाहीन जमाली चतुर्वेदी के इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए आज मेरठ पहुंचे केसी त्यागी ने मीडिया से भी बात की। केसी त्यागी के मुताबिक एनडीए का हिस्सा होने की वजह से यूपी में भी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में उतरने की कोशिश करेगी, वरना पार्टी अकेले ही तकरीबन 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं गुज़िश्ता दिनों यूपी में तेजी से सामने आ रहे मजहब तब्दीली के मामलों को लेकर भी केसी त्यागी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कोई भी 2 बालिग
जो हो चुके हैं वो अंतर जातीय अंतर धर्म शादी करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर कोई प्रतिबंध हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। उसके साथ साथ प्रलोभन दे करके और जबरन धर्मांतरण की हमारी जो CRPC है या हमारा संविधान है उसकी भी इजाज़त नहीं देता। इसको लेकर के कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं और उसका कई जगहों पर असर देखने को मिलता है। लिहाजा अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें सजा देने के, गिरफ्तारी के, मुकदमा चलाने के प्रोविजंस हैं, लेकिन इसको कोई धर्म या कोई पार्टी अपना एक सूत्री प्रोग्राम बनावे। अलीगढ़ के एक मंदिर में ठंडे पानी के कूलर लगाने को लेकर शुरू हुई सियासत अब रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम भी कूद गए हैं। उन्होंने आज बयान दिया कि जो कुछ हुआ है वो शर्मनाक है और काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान के नाम की पट्टी मंदिर में लगनी ही नहीं चाहिए थी। वहीं उन्होंने पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए बजरंग दल कारकुन को छुड़वाने की भी बात कही। गौरतलब है कि गुज़श्ता रोज समाजवादी पार्टी लीडर सलमान शाहिद के जरिए लगवाई गई तख्ती को बजरंग दल के कारकुन ने तोड़ दिया था। जो सच्चाई होगी उसके साथ दिया जाएगा पूरा। अगर गलत है तो उनको छुड़वाया जाएगा, और गलत भी नहीं, अगर छोटी मोटी गलती भी है उसको भी माफ़ करके छुड़वाने का काम है। गलती तो बच्चों से होती है, हो जाती है, कोई इसमें परहेज वाली बात नहीं है। उसकी बात कर रहे होंगे जो खेरेश्वर पे वो पत्थर तोड़ा है। पहली बात तो मैं ब्रजेश शास्त्री जी को निवेदन करूँगा माता रानी से, उन्हें सद्बुद्धि दे। वहाँ पर उन्हें पत्थर नहीं लगवाना चाहिए था, क्योंकि वो भवन हमने बनवाया। मेरा पत्थर पहले से लगा हुआ है। क्यों पत्थर लगाया? क्योंकि ये भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। खास कर ये मेरा मस्जिद में पत्थर लगे तो कैसा लगेगा, इसलिए हिंदू धर्म पर पत्थर लगाना। तो वहीं अलीगढ़ पुलिस के जरिए गुज़श्ता रात एक बजरंग दल कारकुन को गिरफ्तार किए जाने पर आज सैकड़ों की तादाद में कारकुनान जमा हुए और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कारकुन को रिहा करने का मुतालबा किया। बजरंग दल के जिला कन्वीनर गौरव शर्मा का कहना था कि हमें खदशा है कि पुलिस ने हमारे कारकुन को गुज़श्ता रोज मंदिर में एक मुसलमान की लगी तख्ती तोड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि अपने कारकुनान का इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम जमा होकर गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं, कल हमारे घरों की माएं बहनें गिरफ्तारी देने आएंगी। उठ रहा है कि खेरेश्वर मंदिर प्रकरण में जो कल पत्थर टूटा है, शायद उसमें उस कार्यकर्ता को भेज दिया है। भाई एक बात बताइए, हिंदुओं के मंदिर में मुसलमान के पत्थर की आवश्यकता क्या थी, मैं पूछना चाहता हूँ। और जो पत्थर लगा वो षड्यंत्र करके लगाया गया। वो पत्थर के विषय में भेजा है या किस विषय में भेजा है, प्रशासन ने अभी हमें स्पष्ट इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो ये प्रशासन हमें बताए। साथ ही हमारी मांग है या तो हमारे कार्यकर्ता को सम्मान के साथ छोड़ा जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं सभी सामूहिक रूप से जिला प्रशासन को अपनी गिरफ्तारी देंगे। जब तक हमारा कार्यकर्ता जेल में रहेगा तब तक हम कार्यकर्ता के सम्मान के लिए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव का यौम विलादत आज अलीगढ़ में भी निहायत ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जहां उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ की गई। तो वहीं आइंदा असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी की कामयाबी और उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला अखिलेश यादव को बनाने का अहद लिया गया। अलीगढ़ में अक़लियती असेंबली के ज़िला सदर शहजाद अलवी की सरबराही में शहर के मारूफ दरगाह बाबा बरछी बहादुर में चादर चढ़ाई गई और दराज़ी उम्र की दुआ की गई। शहजाद अलवी ने कहा कि साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव बहुत मकबूल तरक्की पसंद लीडर हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो तरक्याती काम कराए इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि आज आवाम भी इनकी पिछली हुकूमत को याद कर रहे हैं। आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज इसी कड़ी में जिला सभा ने दरगाह बच्ची बहादुर पर चादर चढ़ाई है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लंबी उम्र के लिए दुआ की है। हम लोग यहाँ पर अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की लंबी उम्र के लिए हम लोगों ने यहाँ बच्ची बहादुर पे चादर चढ़ाई है और पूरे अलीगढ़ शहर में बहुत धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी जन्मदिन, अनीस राजा जी का भी, और हम लोग उनकी दीर्घ आयु के लिए यहाँ बच्ची बहादुर वाले बाबा पे चादर चढ़ाने आए हैं और उनकी सफलता के लिए, हर चीज़ के लिए उनकी मनोकामना पूरी हो, उनके लिए चादर चढ़ा। पटना के हज भवन में चल रहे कोचिंग को मजीद फाल बनाने की बात महकमे अक़लियती फलाह ने की है। वहीं हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल ने 66वें BPSC मेंस की तैयारी को लेकर कमर कस ली है।
वाज़ेह है कि लॉकडाउन से कबल 1 महीना कोचिंग को चलाया गया था, लेकिन लॉकडाउन लग जाने के बाद से अब तक कोचिंग बंद है। हज भवन ने मुस्लिम नौजवानों को हज भवन कोचिंग से जुड़ने की अपील की है। साथ ही हुकूमत से इजाजत मिलने के फौरन बाद कोचिंग को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए हमारे बैचेस पहले से ही शुरू हो चुके हैं और तकरीबन 1 महीने के क्लासेस हमारे हुए थे, हेक्टिक क्लासेस हुए थे, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चे हैं, 25 के आसपास बच्चियां हैं और ये मुफ्त रिहायशी कोचिंग मंसूबा है जैसे कि हज भवन में चलता है। और कोविड के वबा की वजह से हम लोगों ने अभी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ही हुकूमत की सतह से पाबंदियां हटती हैं और कोचिंग क्लासेस के लिए इजाज़त मिलती है, फ़ौरन हम लोग क्लासेस को रिज्यूम कर लेंगे और जो बाकी बचे हुए क्लासेस हैं इंशाल्लाह उसको बर वक्त मुकम्मल करेंगे। और इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जुलाई के फर्स्ट वीक तक 65वीं मेंस के रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो हम लोग 65वीं मेंस में जो कामयाब स्टूडेंट्स होंगे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के, उन बच्चों के लिए मॉक इंटरव्यूज़ की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बच्चे आकर के यहाँ पे रह भी सकते हैं और यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन कंडीशंस के अंदर बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट्स के ज़रिए से हम लोग मॉक। सीतामढ़ी के मदरसों के असातिज़ा फाका कशी पर मजबूर हैं। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने महकमा अक़लीद फ़लाह के वज़ीर से मुलाकात करके इस मसले को हल करने की अपील की है। असातिज़ा का कहना है कि गुज़िश्ता 22 माह से मदारिस के टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली है। पैसे की तंगी के सबब 3 असातिज़ा की मौत हो चुकी है। टीचरों का कहना है कि इस मामले में मदरसा बोर्ड का रवैया अफसोसनाक रहा है। मदरसा बोर्ड से जब भी सवाल किया जाता है, बोर्ड कहता है कि मामला अदालत में है, जबकि अदालत में ऐसा कोई मामला नहीं है। असातिज़ा ने हुकूमत से अपील की है कि इनके मसले पर जल्द अज जल्द गौर किया जाए। यह है कि सीतामढ़ी में 88 मदरसे के पेमेंट को चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने रोक के रखा है। पिछले 22 महीने से हम तमाम असातिज़ा की तनख्वाह नहीं मिल रही है। चेयरमैन साहब बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर रोका गया, जबकि कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया पेमेंट रोकने का। चेयरमैन महोदय ने खुद अपने आदेश से के जरिए मदरसों को पेमेंट को रोक के रखा है। फाका कशी के आलम में और चेयरमैन महोदय का कहना है कि ये कोर्ट का मामला है और ऐसा कोई मामला नहीं है कोर्ट का, बल्कि कोई लेटर भी नहीं हम लोग को मिला। हम लोग को अचानक पेमेंट बंद कर दिया गया। असातिज़ा परेशान हैं, लोग राशन वाले राशन नहीं दे रहे हैं, भुखमरी के शिकार में हैं। इसलिए मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि आप हम असातिज़ा पर रहम खाएँ और असातिज़ा का पेमेंट को जल्द से जल्द कराएँ ताकि असातिज़ा